चलिए, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द नौकरी एक्सप्रेस में। हम लोग कल के सेशन में यानी पिछले सेशन में हम लोग किए थे एमसीक्यूज जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित था। और आज भी हम लोग एमसीक्यू तो नहीं करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा गवर्नर जनरल को देख लेते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन कौन से थे और जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं वो सारा गवर्नर जनरल हम लोग कर लेंगे। तो चैनल पे जितने लोग नए हैं वो सारे सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने वाले हैं वो चैनल को लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह के वीडियो और लाते रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग बंगाल के गवर्नर से। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था जो 1757 से लेकर के 1760 तक, एवं दोबारा से फिर से आया था 1765 में, और 1765 से लेकर के 1767 तक रहा था। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। मतलब द्वैध शासन का मतलब होता है कि दो लोगों के हाथ में सत्ता का बंटवारा। कुछ चीजों का जो है रेगुलेशन अंग्रेज करते थे और कुछ चीजों का रेगुलेशन जो है यहाँ के राजा करते थे। ये होता है द्वैध शासन। चलिए, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था के दखल देने का अवसर मिल गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। बक्सर के युद्ध से शुरुआत हुआ था वैसे। चलिए, इसके आगे है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। कंपनी के अधीन अधीन गवर्नर जनरल। अब ये जो है बंगाल का था, ठीक है। बंगाल का जब 1757 की वो लड़ाई हुई थी उसके बाद जो है वो शुरुआत हुआ, और उसके बाद जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो कंपनी के अधीन चला गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यही सब सवाल पूछता है कि कंपनी का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, जो 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी तक रहा था। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था, और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल तक बन गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स दूसरा है। वारेन हेस्टिंग्स ये वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या किया इसने। चलिए, इसने राजकीय कोषागार में को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। ये इंपॉर्टेंट है। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतों सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, जिसमें जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। ठीक है, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी, क्या क्या होता था, एक मुफ्ती होता था और एक काजी होता था उसको सहायता करने के लिए। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। दीवानी अदालत जो जैसे जमीन जायदाद का विवाद होता है उसको दीवानी अदालत देखता था, और फौजदारी अदालत देखता था जिसमें मार पिटाई लड़ाई झगड़ा का जो होता था उसमें फौजदारी अदालत में उसका सुनवाई होता था। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेजे जाते थे। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंधित
संबंध में हिंदू और हिंदू कानून और मुसलमानों के संबंध में मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू होता था। दोनों के लिए अलग अलग था, दोनों मुस्लिम के लिए अलग कानून और हिंदू के लिए अलग कानून होता था, उसी के हिसाब से न्याय मिलता था। जबकि फौजदार उस किसमें ये था सिर्फ दीवानी मुकदमों के लिए, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू होता था। जब फौजदारी मुकदमा जो था वो मुस्लिम कानून ही लागू होता था, हिंदुओं पे भी और मुसलमानों पे भी। लेकिन वही अगर दीवानी मुकदमा होता था तो हिंदू के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून था। चलिए, 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने कौन कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। देखिए, आप लोग जो है लुसेंट को सामने रख लीजिएगा और आवाज को सिर्फ सुनिएगा। अगर नहीं है लुसेंट सामने तब जो है मोबाइल को अगर बेड पे बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं तब देखिएगा, तो ज्यादा जो है आपका टाइम भी किल नहीं होगा और सोए सोए देख भी लीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व व्यवस्था राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी मुख्य दो विशेषताएं थी। पहला क्या था, इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, और दूसरा क्या था, इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया था। और 1776 में मन्नू स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, ये याद रखिएगा, ये पूछता है मन्नू स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से है, तो उसका नाम है अ कोर्ट ऑफ जेंटू लॉज के नाम से है। ठीक है, किया कौन था, विलियम विल्किंस। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया, विलियम विल्किंस ने किया। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के साथ 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये सवाल पूछता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, 1784 में हुई। किसने की, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया था, तो जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने की। ये पूछता है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो द बंगाल गजट। ठीक है, इसका प्रकाशन कौन करता था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जहां जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम मतलब मार्क करते चलेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। ठीक है, इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। तो पूछा जाता है कि पहला मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे थे, जिसे 1882 में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दिया था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब तक चला था, 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक चला, एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 1780 से लेकर के 1784 तक। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन थे, तो ये थे आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से मैसूर के राजा। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ 1882 में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके उसमें से समाप्त हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलोर की संधि के साथ 1784 में द्वारा समाप्त हुआ। पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1884 ईस्वी में आया था पीट्स इंडिया एक्ट। वारन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ था ये भी। इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ राय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ठीक है, किसके ऊपर? ये लगाया गया वारन हेस्टिंग्स के ऊपर, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोप मुक्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई। ठीक है, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारन हेस्टिंग्स के से संबंधित है। ठीक है, ये सवाल पूछता है रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है, ये सवाल सीधा सीधा पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है सर जॉन मैकफरसन, कुछ ज्यादा काम नहीं किया था, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। कब आया था? 1785 में आया, 1786 में खत्म इनका कहानी। अब आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बहुत सारा काम करेंगे। 1786 से लेकर के 1793 और दोबारा आया 1805 में एक बार। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली, मतलब चलंत न्यायालय जिसको बोलते हैं, भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। शक्तियों का बंटवारा जिसको बोलते हैं, पृथक्करण का मतलब बंटवारा। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया। ठीक है, और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना का स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। ठीक है, ये सब उसी के टाइम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर और अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, इंडियंस को। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। इसके तहत क्या था? अस्थायी बंदोबस्त में, स्थायी बंदोबस्त में था कि इसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% मीन्स 10/11 भाग, 10/11 भाग कंपनी को, ठीक है, तथा 90% कंपनी को, और 10% किसको मिलता था? वो अपने पास रख लेता था जमींदार। ठीक है, अपने पास जो टैक्स वसूल करता था उसका 90% कंपनी को जाता था और 10% रख लेता था जमींदार अपने पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त में बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी। अब ये पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा बनाया गया था, तो सर जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। कौन सा? अस्थायी बंदोबस्त। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। वो अपने हिसाब से तय करते थे कि कितना जो है तुमको लगान देना है किसानों को। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं थी। कौन कौन सी? रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। टोटल 3। कौन कौन सा? अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या होता था कि रैयत भूमि का मालिक कौन होता था? रैयत। रैयत मतलब किसान, किसान खुद होता था भूमि का मालिक। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए सॉरी किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया। ठीक है, मतलब
भू का मालिक उस समय रैयतवाड़ी में कौन था? रैयतवाड़ी में भू का मालिक खुद रैयत होता था। रैयत मतलब किसान खुद होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि ब्रिटिश भारत का 51% भूमि पर, टोटल ब्रिटिश भारत का 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था। ठीक है। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू कराया गया था। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या क्या था? मुख्य विशेषता था पहला नंबर था सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता था। डायरेक्ट टैक्स जो है सरकार को देता था कौन? रैयत। रैयत डायरेक्ट टैक्स किसको देता था? सरकार को देता था। बीच में जो पुराना वाला था उसमें जमींदार बीच में बिचौलिया था, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त में। लेकिन इसमें क्या था? इसमें था कि रैयतवाड़ी में था कि खुद जाकर के टैक्स जमा करता था, कोई बिचौलिया नहीं। उसमें था कि बिचौलिया जो है टैक्स का 10% भाग रख लेता था। इसमें 100% भाग जो है किसको जाता था? उसमें जाता था, सरकार को जाता था। ठीक है। भूमि का स्वामित्व तो किसानों को दिया गया, पहले बता चुके हैं, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे, खुद जो है भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे अपने भूमि को। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। ठीक है। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई। मतलब 30 साल तक आपको जो लगान दिया जा रहा है वो देते रहिए और बाद में सरकार जो है 30 साल के बाद उसको समीक्षा करेगा कि भाई सही से लगान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर उपज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर जितना लगाए हैं वो कम पड़ रहा है या फिर ज्यादा पड़ रहा है। सारा का समीक्षा होता था। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना होता था। मीन्स जितना उपजा उसका आधा भाग जो है किसान टैक्स के रूप में पे करता था, धन के रूप में देना होता था। ठीक है। दूसरा है महालवाड़ी। महाल का मतलब होता है गांव। महाल का मतलब होता है गांव। महालवाड़ी सिस्टम में गांव का एक मुखिया होता था और मुखिया के पास ही पूरा जमीन का मालिकाना हक होता था महालवाड़ी में। और जो रैयत होते थे वो रैयत सारे जो है महालवाड़ी सिस्टम में महाल का मुखिया जो होता था उसको पूरा टैक्स देते थे और वही टैक्स इसमें भी बिचौलिया होता था। ठीक है। महाल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कुछ भाग, मतलब उत्तर भारत में कहिए, तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। मानचित्र से, भाई इतना दूर में जो है महालवाड़ी सिस्टम लागू रहेगा, मानचित्र से तय होता था, मतलब नक्शा से। इस व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। सवाल ये पूछता है महालवाड़ी सिस्टम का जनक किसको कहा जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। और ये भी सवाल पूछता है कि महालवाड़ी सिस्टम में कितना परसेंट पे महालवाड़ी सिस्टम लागू था। ठीक है, ऐसे करके पूछता है। चलिए 1800 बता देंगे लास्ट में, एक टेबल बनाया हुआ उसमें। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स थॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आया था। ठीक है। प्रारंभ से इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। ठीक है। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी कि 50% कर दिया गया था। और उसमें भी 50% ही था। किसमें? ये अस्थाई रैयतवाड़ी सिस्टम में भी 50% था और महालवाड़ी सिस्टम में भी 50% ही देना होता था, लेकिन स्टार्टिंग में 2/3 था, 2/3 देना पड़ता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टोटल जो है क्षेत्रफल का 19% पे क्या था? जमींदारी लागू था, 51% पे रैयतवाड़ी था और 30% पे महालवाड़ी था। तो ये सवाल पूछता है। ठीक है। मालिकाना हक किसके पास था? जमींदार के पास था। किसमें? जमींदारी प्रथा में। रैयतवाड़ी में जो अस्थाई बंदोबस्त था ना वही जमींदारी पर था। ये जो अस्थाई बंदोबस्त देख रहे हैं ना, जमींदारी, यही था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है। जमींदारी को ही अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी में किसान होते थे उसका भू मालिक, और महालवाड़ी में मुखिया या लंबरदार होता था उसका भू मालिक। योजनाकार लॉर्ड कार्नवालिस, सर जॉन सोर और रीड और टॉमस होल्ट मैकेंजी, टॉमस मुनरो और होल्ट मैकेंजी इसका था। ठीक है। कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन सोर
सर जॉन शोर कब आया? 1793 से लेकर के 98 तक। इसने अहस्तक्षेप नीति बनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 100 एक सेकंड, इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध की घोषणा की जाती थी। मतलब कि छोटे बच्चों को भी अगर मारते हैं आप, नवजात कन्या का वध करते हैं आप, तो उसमें क्या था पहले कि अगर मतलब अगर किसी का बेटा बेटी में फर्क उस समय भी था, तो जिसके घर में बेटी का संख्या बढ़ गया तो बेटियों को मार देते थे। तो मारने के बाद अगर पता चला तो क्या करते थे, जितना आपको बड़े लोगों के लिए सजा था उतना ही आपको छोटे बच्चों के लिए भी सजा था। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली क्या किया भाई? लॉर्ड वेलेजली भी बहुत सारा काम किया। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो ये पूछता है कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो डुप्ले को कहिए। ठीक है, सहायक संधि का जनक डुप्ले। ठीक है, लेकिन भारत में जो लगाया था, प्रयोग किया था, वो वेलेजली ने किया था। ठीक है, सहायक संधि करने वाला राज्य कौन कौन था? इसमें हम एगो कोड बना देते हैं, HMT। क्या क्या था? HMT, HMT और APBS। एच से हैदराबाद, ठीक है, एच से हैदराबाद, बनाने में दिक्कत हो रहा है। एच से हैदराबाद, एम से मैसूर, HMT से तंजौर, HMT हो गया। ए से अवध, ए से अवध, और पी से पेशवा, APBS। बी से भोसले, ठीक है, बी से बरार एवं भोसले, ठीक है, APBS। एस से सिंधिया। ठीक है, तो क्या क्या हो? सबसे पहला कौन? तो पूछता है कि सबसे पहले किसको, इसमें से सबसे पहले किसको जो है सहायक संधि के द्वारा मिलाया गया था? तो सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले हैदराबाद को, फिर मैसूर को, फिर तंजौर को, फिर अवध को, फिर पेशवा को, फिर बरार एवं भोसले को, और फिर उसके बाद सिंधिया को। तो HMT APBS याद रखिएगा, सहायक संधि HMT APBS, सहायक संधि HMT APBS। चार गो ऑप्शन देगा, कहेगा कि सबसे पहले सजाने के लिए देगा, पहला में कौन होगा, दूसरा में कौन होगा, तीसरा में कौन होगा, चौथा में कौन होगा, इसे लाइन से सजाने के लिए देगा, और ऊपर नीचे कर देगा इसका क्रम को। तो क्रम यही याद रखिएगा, HMT APBS, HMT APBS। ठीक है, इसे याद हो जाएगा। ठीक है, सहायक एवं सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन था? जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर। सबसे पहले ये वाला याद रखिएगा, ये वाला पूछता नहीं है, लगभग नहीं के बराबर है, ये वाला पूछता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को जानते होंगे आप लोग, टीपू सुल्तान मैसूर के राजा। ठीक है, टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया था। 1799 में कौन मारा गया? टीपू सुल्तान मारा गया। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। टीपू सुल्तान जो है कब मारा गया? टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में मारा गया, मैसूर युद्ध में, आंग्ल मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान दिया गया था। ठीक है, इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना पूछता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो किसने की भाई? क्या नाम था उसका? लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता था। ठीक है, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुक्त प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, अभी यही प्रशिक्षण दिया जाता है मसूरी में, IAS वाला। यह स्वयं लबासना जिसको बोलते हैं, यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ये सवाल पूछता है कि इसमें से कौन जो है बंगाल का शेर कहता था? तो वह है वेलेजली। ठीक है, वेलेजली है ना, नाम भूल जाते हैं हम। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली को क्या बोलता था अपने आप को? बंगाल का शेर बोलता था। चलिए, लॉर्ड कार्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। एक बार तो हुआ था पहले ही, और दोबारा जो है 1700 कुछ में हुआ था, और दोबारा जो है 1805 में, 1 साल के लिए था ये, और शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, यहीं पे इसका मृत्यु भी हो गया था शायद 1805 में ही। हाँ,
फिर है सर जॉर्ज वारलो, ये छोटा सा इनका कार्यकाल रहा है 1805 से लेकर के 1807 तक। इसमें 6 में एगो काम किए बस, बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इनके काल में ही महत्वपूर्ण घटना है, और कुछ नहीं है इनमें महत्वपूर्ण, पूछता भी नहीं है इसके बारे में। तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो में हुआ है बहुत सारा काम। लॉर्ड मिंटो में 1807 से लेकर के 1813 तक है, इनका कार्यकाल 1807 से लेकर के 1813 तक चला। इनके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 में 9 को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ किए। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। ठीक है, चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में आया। 1813 चार्टर एक्ट। अच्छा, 84 में कौन आया था? 1784 में आया था पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स मत समझिएगा, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। इसी के समय कब से कब तक रहा ये? 1813 से लेकर के 1823 तक रहा। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और आंग्ल नेपाल युद्ध किसके उससे खत्म हुआ था? संगोली की संधि से। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से लेकर के 16 तक चला। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। बोले थे ना, संगोली की संधि से इसका जो है खत्म हुआ था ये युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। आगे बढ़ते हैं। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। किसके समय में? हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वालिस मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट, जिसको बोलते हैं काश्तकारी अधिनियम, टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम इसी को बोलते हैं, इसी के समय में आया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही 1822 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर के 1828 तक रहा। इसका भी कार्यकाल छोटा ही था। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर के 1826 ईस्वी तक चला, और ये खत्म हुआ था कहां पे? यान्डबू की संधि से। यान्डबू की संधि से खत्म हुआ था। 1824 से लेकर के 1826 तक ये जो है युद्ध चला। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यान्डबू की संधि से खत्म हुआ। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। अब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर के 1835 तक रहा। तो 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहीं पे 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, यानी कि बेंटिक, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर कहेगा तो किसको बोलेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना, बंगाल का नहीं, भारत का पहला गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बाकी सब जो था ना, उस सब का नाम था, बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल यहीं पे हुआ, 1833 ईस्वी में हुआ। 1833 ईस्वी में ही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना है, ये पूछता है सवाल परीक्षाओं में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक है। ठीक है, बंगाल का प्रथम कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत का प्रथम कौन है? तो विलियम बेंटिक था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने बहुत काम किया था। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया। अब याद करिएगा ये सब चीज। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ, बेंटिक के द्वारा किया गया। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। इस तीनों लाइन हम याद करने लायक है। राजा राम मोहन, सबसे पहला कि भारत का पहला गवर्नर तो लॉर्ड विलियम, भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल का पहला तो वारेन हेस्टिंग्स, और सती प्रथा को अंत करने वाला तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में हुआ सती प्रथा का समापन। ठीक है, बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17, ये पूछता है किस धारा के तहत? धारा 17 के तहत विधवाओं के सती होने पर को अवैध घोषित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। ठीक है,
आगे बढ़िए। और क्या किया भाई, बेंटिक बहुत सारा काम किया। बेंटिक ने कर्नल सीलमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा, तो पहला हो गया सती प्रथा 1829 में। 1830 में क्या हुआ, 1830 में ठगी प्रथा, 1829 में सती प्रथा, 30 में ठगी प्रथा। ठीक है, किसके सहयोग से, ये कर्नल सीलमैन के सहयोग से। और सती प्रथा किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, समाप्त हो गया। अब ठगी, ठग जो है देवी काली की पूजा करते थे। ठग क्या करते थे, देवी काली की पूजा करते थे। एक पिक्चर भी इस पे बना है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नाम से। आगे बढ़ते हैं, आमिर खान का शायद मूवी है। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, मैकाले जो था अंग्रेजी शिक्षा का फेवर करता था। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग के कानूनों के कोडीकरण कोडीकरण का प्रयास किया। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, यहीं से जो है पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत, अंग्रेजी का जो है भयानक तरीके से विस्तार हुआ। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। ठीक है, इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। ठीक है, इसके समय में भारतीय को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था। ठीक है, जिसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलता था। सोचिए 700 उस समय मिलता था, बहुत पैसा मिलता था। आगे बढ़ते हैं। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। तो क्या क्या हो गया, 3 प्रतिबंध, कौन कौन, सती प्रथा, ठगी प्रथा, बालिका हत्या, ये 3 चीज। सती प्रथा कब, 1829 में। ठगी प्रथा कब, 1830 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक तक जो है हम लोग समाप्त कर लिए हैं। हम लोग इसके आगे जो है आगे की क्लास में देखेंगे। हम लोग दो दो पार्ट में करके कर रहे हैं, ताकि ज्यादा उबाऊ लेक्चर ना हो। ज्यादा उबाऊ हो जाएगा तो आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा, लगेगा कि अब क्या हो गया, एक ही टेक्स्ट को देखते 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 मन उब जाता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ये सारा पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग हम लोग खत्म कर चुके हैं, लगभग। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, जिसको पेशेंस के साथ अगला वीडियो में हम लोग बस इंतजार करिए, कुछ देर के बाद अगला वीडियो भी चला जाएगा। तो हम लोग लगभग मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, जिसमें एक पार्ट ये भी था गवर्नर जनरल। अब थोड़ा सा गवर्नर जनरल और बचा हुआ है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और इससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू उसके अगले वीडियो में आ जाएगा। तो बस कुछ देर का इंतजार और करिए, अगला में। हाँ, एक चीज और मैंने गौर किया था, वीडियो में फॉन्ट थोड़ा कम दिखता था, इसलिए थोड़ा आज अच्छे से अरेंज करके लाए हैं। तो अगर कुछ भी कमी दिखाई दे तो आप बेहिचक कमेंट करके हमें बताइएगा कि मुझे ये असुविधा हो रहा है, हम उसको ठीक करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। और जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे, और इससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। हम लोग अब करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं। सारे किताब, जितने भी मार्केट में किताब पड़े हैं, जैसे एसपीडी हो गया, फिर अगर जीएस बेस्ड देखेंगे तो क्राउन हो गया, लूसेंट हो गया, ये सारा किताब हम लोग करेंगे, एक एक करके खत्म करेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं, घर में अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो वीडियो से पढ़ लेंगे। किताब नहीं भी खुलेगा तब भी पढ़ाई होगा, लेकिन पढ़ाई हो के रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।